हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटैट पेपर 2 का एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पे लेके आई हूँ, जो कि कल यानी कि 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। 20 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल और 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे गए थे। और इसी तरीके से मैंने आप लोगों के लिए पेपर 2 साइंस का भी एग्ज़ाम एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया था। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं तो मैथ्स की ये वीडियो और साइंस की वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपका यहाँ पे स्कोर कितना बन रहा है। इसके अलावा इस वीडियो को देखते हुए यहाँ पे आपको कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताना है कि आपके मैथ्स के सेक्शन में कितने स्कोर यहाँ पे बन रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप नेक्स्ट सीटैट एग्जाम के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पिन फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर किया, आप वहाँ पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करने वाली हूँ और आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ मैथ्स के 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँगी। जो मैंने मैथ्स का मैराथन आप लोगों के साथ शेयर किया था तब मैंने आप लोगों के साथ एक पॉइंट ही बताया था कि डेटा हैंडलिंग के साथ साथ लास्ट 2 ईयर में आपके पाई चार्ट के भी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये पाई चार्ट का ही मिल गया। अब इसमें बोल रखा है कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जो हैं आपको एंगल्स की फॉर्म में यहाँ पे दे रखे हैं, यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इसके जो मार्क्स हैं वो आपके ये सेंट्रल एंगल के फॉर्म में आपको ये दे रखे हैं, जो कि 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 50 डिग्री इस तरीके से दे रखे हैं। और टोटल मार्क्स जो बच्चे ने ऑब्टेन किए वो है 540। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैथ्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं उनमें कितना डिफरेंस यहाँ पे रहा होगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व करूँ तो यहाँ पे हमें पता है कि मैथ्स का सेंट्रल एंगल कितना है, ये है आपका 90। इसके अलावा मैथ्स के अलावा इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, इंग्लिश का जो सेंट्रल एंगल है वो है आपका 50। तो 90 में से अगर मैं 50 को माइनस करूँगी तो कितना आएगा, 40 डिग्री। तो बस 40 डिग्री यहाँ पे निकाल लीजिए। 40 डिग्री किसका, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 40 डिग्री आपको यहाँ पे दे रखा, 40 डिग्री डिफरेंस आया। अब 40 डिग्री किसका, पूरे सेंट्रल एंगल का। पूरा सेंट्रल एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। और 360 और यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 540। तो 10 से 10 गया। और 9 की टेबल में 36 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स आता है। इसके अलावा अगर हम 9 की टेबल में 540 देखें तो 54 जो है वो आपका 6 टाइम्स आता है, तो 60 आ जाएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 32। अब इस क्वेश्चन नंबर 32 की इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे नीचे लिखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है 52, इसके बाद दे रखा है 3 और इसके बाद दे रखा है डिवाइडेड बाई 4। डिवाइडेड बाई 4 को हम इस तरीके से नीचे 4 भी लिख सकते हैं, प्लस आपको अंडर रूट में यहाँ पे 441 दे रखा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो 441 है ये किसका अंडर रूट होता है, तो ये होता है आपका 21 का। तो मैं 21 इस तरीके से लिख सकती हूँ और इसके बाद फिर से डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के बाद 7 है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। इंटू 3 हमें यहाँ पे दे रखा है +5 और उसके बाद आप देखेंगे तो -32 और 32 के बाद भी डिवाइड का साइन है, तो 8 नीचे आ जाएगा, इंटू 12। बस आपको इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था। अगर मैं इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे हमें पता है कि 4 की टेबल में ये जो 52 है ये 13 टाइम्स चला जाएगा। इसके अलावा ये तो आपस में ही कट जाएंगे, साथ ही साथ 8 4 क्या होता है, 32 होता है। तो अब बस आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। 13 और अगर हम 3 को प्लस करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करें तो 39 आएगा। और साथ ही साथ 3 3 कितना होता है, 9 होता है, +5 आपको यहाँ पे दे रखा है। और उसके बाद 12 और अगर हम यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। अब आपको ये करना है आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर मैं 39 और 9 को अगर प्लस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 48 +5 आपको दे रखा है, इसके अलावा -48। तो +48 से -48 यहाँ पे कट जाएगा और आपका आंसर कितना बचेगा, 5। जो 5 है यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। इस सीटेट में मैंने कितने बार ही ये फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था, जो कि पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला था, और उससे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनी गया। आपको यहाँ पे फेस, एज और वर्टेक्स जो है आपको इस तरीके से दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे निकालनी है, जिसके लिए बस आपको पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, F + V - E = 2।
तो ये है आपका पॉलीहेड्रन का फॉर्मूला। अब अगर मैं पूछूं आपसे फेस कितने हैं इसमें, तो फेस आपके हैं यहाँ पे 7, 7 हमें गिवन है। इसके अलावा ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितना है, वर्टेक्स यहाँ पे है आपका x, और एज कितना है, एज है यहाँ पे 15, तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। इसके अलावा अगर मैं x निकालूँ तो 15 में से 7 अगर जाएगा तो 8 बचेगा, और माइनस का बड़ा है इसलिए 8 के आगे माइनस का साइन आएगा। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो x कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बस आपको इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करना है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट करने लगूँ तो 2f दे रखा है, 2f मतलब 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना होता है, 14 होता है, प्लस 3e, e कितना है, e है यहाँ पे 15, और 15 3 से कितना होता है, 45 होता है। इसके अलावा माइनस 4x, माइनस 4 है, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40 यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बस अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें इन दोनों का प्लस करके कितना आएगा, 59 आएगा, 59 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और पेपर सेट दिया होगा तो क्वेश्चन थोड़े से आगे पीछे होंगे, अदरवाइज जो है चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब यहाँ पे बोल रखा है अपर प्राइमरी स्टेज में एनसीईआरटी के अंदर इनमें से कौन सा टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है। अगर हम अपर प्राइमरी लेवल की बात करें, फ्रैक्शन चैप्टर हम पढ़ते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर पढ़ते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, पर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे कौन सा चैप्टर एक्सक्लूड किया गया है, यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसे एक्सक्लूड किया गया है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। बस ये क्वेश्चन आपको देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, अदरवाइज है कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ, इस इक्वेशन को आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो फटाफट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25, 25y स्क्वायर, 2ab यहाँ पे होगा, तो 2 इंटू 2 और 2 2 सा क्या होगा 4, और 4 5 सा 20, तो 20xy यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा इस ब्रैकेट को आपको खोलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10x, और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माइनस 25y, साथ ही साथ माइनस 14 आपको यहाँ पे दे रखा है। इक्वल की उधर की साइड को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ। ब्रैकेट ओपन करते हुए ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2x है ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 5y जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, p जो है पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब आप कहेंगे इतना लंबा क्वेश्चन है, एक बारी एक स्टेप अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इजी बन जाएगा। अगर मैं 2x को सबके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, 2x को अगर मैं यहाँ पे किसके साथ 5y के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो 2 5 ज़ा 10, 10xy। उसके बाद 2x को अगर मैं यहाँ पे q के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 2xq यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब मैंने यहाँ तक इस चीज़ को लिख लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5y को भी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 5y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा 10x, और उसके बाद यहाँ पे y आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके अलावा 5 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा होगा 25, 25y स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद 5y को अगर हम करें यहाँ पे q के साथ तो यहाँ पे 5yq आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बस p बच गया, p को अगर हम करेंगे तो 2xp यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद 2yp यहाँ पे आएगा, और इसके अलावा यहाँ पे pq यहाँ पे आएगा। अब आपको अगर एक स्टेप आपने कर लिया तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी, ये आपस में कैंसिल होगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो 25xy है, 25y स्क्वायर है, 25y स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। ये जो 20xy है, आप देखेंगे यहाँ पे 10xy, यहाँ पे 10xy, दोनों मिलके 20 बन जाएंगे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास इक्वल के इस साइड क्या बच गया, इक्वल के इस साइड आपके पास ये बच गया, और इक्वल के इस साइड आपके पास ये मतलब ये वाली टर्म्स यहाँ पे आपके पास बच गई। तो इन टर्म्स को आपको ध्यान देना है। इन टर्म्स को मैं अगले स्टेप में यहाँ पे लिख रही हूँ। सिर्फ आपके पास ये चीज़ भी यहाँ पे कट गई, यहाँ पे इतना बच गया और यहाँ पे ये चीज़ बच गई। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, दोबारा लिख रही हूँ। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बचा था वो क्या था आपका माइनस 10x, इसके अलावा माइनस 25y, और उसके बाद यहाँ पे 14 बचा, और इक्वल के उस साइड आपके पास क्या बचा 4xq यहाँ पे बच गया। इसके बाद यहाँ पे बच गया 5yq, जो लाइक टर्म्स थी उनको आपने साथ ही साथ ऐड भी कर लिया।
और ये चीज़ बची। अब आप कहेंगे इसके बाद हम कितना लंबा सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये और सॉल्व नहीं होगा। इस साइड अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड आपको क्या करना है, 4x³ को भी आपको ऐसे रखना है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, 5y कॉमन आ जाएगा। अगर मैं 5y कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, p+q, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास pq है। तो सिंपल सी बात है कि आपको इसको और इसको अब इक्वेट करना है। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भी y की वैल्यू निकलेगी और यहाँ से भी y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी -25, और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 5pq। तो मैंने y की वैल्यू दोनों साइड से निकाल दी, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, और सिंपल सी बात है कि p+q जो आपको निकालना था वो कितना आ गया, -5 आया। कैलकुलेशन लेंदी है, इस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, आपको सॉल्व करना ही पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार इनमें से कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान देना है, लीस्ट बोल रखा है, कौन सा इनमें से कम महत्वपूर्ण है। तो कम मतलब जो नेगेटिव चीज़ है वो आपको देखना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग हमें बढ़ानी है, अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे जनरलाइजेशन करना, फॉर्मूले रटना नहीं है, उसका सामान्यकरण करना है, तो ये भी यहाँ पे सही है। डे टू डे प्रॉब्लम के साथ जोड़ना है, ये भी यहाँ पे सही है। तो गलत क्या है, कोई शॉर्टकट्स ढूंढना मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, जिसके अंदर ये बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रुब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। रुब्रिक्स क्या होता है, एक तरीके की इसमें स्केल होती हैं और हम मेज़र करते हैं बच्चे के परफॉर्मेंस का, और ये एक फिक्स स्केल होती है, ये यहाँ पे सही है। इसके अलावा ये बच्चों के परफॉर्मेंस को टारगेट करती है, सिंपल सी बात है। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, वो भी हर पॉइंट में, और उसके अनुसार हम टिक लगाते चलते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे सही है। ये यहाँ पे रुब्रिक्स जो है इवैल्यूएशन को ज़्यादा सब्जेक्टिव बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका थर्ड जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आपको नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन में ढूंढना था। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्राइंगल, और एक पेपर को कट करके अलग अलग टाइप ऑफ ट्राइंगल को कट करके दिया और उनको मेजर करने को बोल रखा है और सम ऑफ एंगल निकालने को बोल रखा है। तो इसमें वो कर क्या रही है, इसमें वो टीचर सेंटर अप्रोच तो है नहीं। टीचर सेंटर अप्रोच होता तो बस टीचर करती है सब कुछ। डिडक्टिव में क्या होता है कि पहले आप यहाँ पे फॉर्मूला बता दो कोई चीज़ और उसके बाद बच्चा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करे। एनालिटिकल में क्या होता है, विश्लेषण करना किसी चीज़ का। यहाँ पे एक तरीके से कोई प्रोजेक्ट दिया गया, उसका विश्लेषण बच्चा कर रहा है। बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, डिस्कवरी कर रहा है। तो यहाँ पे जो खोज विधि है ये यहाँ पे सही होगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, जिसके अंदर क्या बोल रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द प्रूफ इन मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स में प्रूफ होता है उसके रिगार्डिंग सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है। तो देखिए, प्रूफ हमें बताता है कि हमें एक्सप्लेन करता है कि ये रिजल्ट सही क्यों है। ये तो बिल्कुल सही है अगर आप जनरली भी इस ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसके अलावा बोल रखा है जो प्रूफ होता है एक इंट्यूटिव नॉलेज यहाँ पे बिल्ड करता है, ये भी कहीं सही लग रहा है। बट नॉट रीजनिंग यानी कि तर्क देना। तर्क अगर आप अपने प्रूफ में दे ही नहीं पाओगे तो यहाँ पे वो प्रूफ कैसा हुआ। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए था। बाकी रीज़न आप दे पाते हो, बाकी आप उसके स्ट्रक्चर को समझ पाते हो, चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हो, ये सब सही है। इस क्वेश्चन का थर्ड जो ऑप्शन होगा ये इनकरेक्ट है, मतलब यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्योंकि आपको लीस्ट ढूंढना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है जिसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथ्स। मैथ्स में क्रिएटिविटी का कौन सा इंडिकेटर नहीं है, ये बच्चों को में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। आप ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी ढूंढते हो यानी कि वैकल्पिक समस्या समाधान के आप तरीके ढूंढते हो, ये भी सही है। आप क्वेश्चन पूछते हो, प्रश्न पूछते हो, ये भी सही है। ये आपका कन्वर्जन थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देता, ये अभिसारी चिंतन को बढ़ावा नहीं देता, ये अपसारी चिंतन को यहाँ पे बढ़ावा देता है यानी कि डाइवर्जन थिंकिंग को। तो क्योंकि नॉट इंडिकेटर यहाँ पे पूछा गया था इसलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि 12 पेन जो है 2400 रुपये में 24,000 रुपये में यहाँ पे खरीदे गए
और इसके बाद वो जो दुकानदार था उसने क्या किया, कॉस्ट प्राइस पे 25% का यहाँ पे 25% जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा लगाया और डिस्काउंट दे दिया 10% का मार्क प्राइस पे। तो ओवरऑल प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा ये पूछा गया है। तो सिंपल सा अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 पेन अगर यहाँ पे कितने के हैं, यहाँ पे 24,000 के हैं, तो अगर मैं पूछूं कि एक पेन कितने का होगा तो आप कहेंगे इन दोनों को भाग कर दीजिए, यानी कि 2,000 का। अब 2,000 की चीज़ में उसने क्या किया, 25% ज़्यादा उसने उसको दिखाया है, मतलब ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो अगर मैं 25% का आपको फ्रैक्शन पूछूं तो 25/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है। और अगर हम इसे काटेंगे तो 1/4। तो अगर ये 25% अबव दिखाया, अबव मतलब ज़्यादा, तो कोई चीज़ अगर 4 की होगी तो उसने 5 में दिखाया। तो अगर मैं 5/4 इसका निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा आपका 2500। और इसके बाद भी क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि वो मार्क प्राइस में 10% का छूट दे रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं 10% का छूट निकाल लूँ, अगर ये चीज़ 2500 की है और 10% का छूट, 10% मतलब 10/100 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ 1/10 ये फ्रैक्शन आ गया, और छूट मतलब कोई चीज़ 10 की है तो वो 9 की दिखा रहा है। तो इसका अगर हम 9/10 यहाँ पे निकाल देंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो चीज़ इतने की है वो कितने की दिखा रहा है, 2500 रुपये की यहाँ पे दिखा रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क कितने का है, इन दोनों में फ़र्क है यहाँ पे 250 रुपये का। और ये मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि हम एक ऑब्जेक्ट का निकाल रहे हैं, और इस तरीके के कितने फैन है, 12 फैन है। तो अगर 250 का प्रॉफिट एक में हो रहा है तो 12 में कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 3000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को क्या बोल रखा है, इजी सा क्वेश्चन है। ABC आपको इस तरीके से एक ट्रायंगल दे रखा है। तो मैं यहाँ पे ABC एक ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से बना रही हूँ, और इस ट्रायंगल में यहाँ पे अगर हम यहाँ मेंशन करें तो ये रहा आपका A, ये रहा आपका B और ये रहा आपका C। और ये बोल रखा है कि ये जो M है ये पॉइंट है कहीं पे AB पे। तो मैंने इस तरीके से M पॉइंट यहाँ पे बना लिया, और ये जो AM है, इसके अलावा BM है और CM है, ये एक दूसरे के आपस में बराबर है। अब आगे हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो आपका एंगल A है वो कितना है, एंगल A यहाँ पे x दे रखा है, तो मैं इसे x ले सकती हूँ। और एंगल B जो है ये आपका 70 डिग्री है। तो इस तरीके से बोल रखा है। आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ी थी, तब आपने पढ़ा था कि दो लाइन अगर एक दूसरे के बराबर होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। यानी कि ये 70 है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 70 होगा, और ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अब अगर मैं पूछूं कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 होता है। ट्राइंगल का एक साइड यहाँ पे है x, दूसरा साइड यहाँ पे x प्लस कितना, x प्लस 70, और तीसरा साइड कितना है, तीसरा साइड है 70। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, तीनों का सम हो जाएगा यहाँ पे 180। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x इक्वल टू 180 में से हम कितना माइनस करेंगे, 180 में से हम 140 को माइनस करेंगे। तो 2x कितने के बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा, और x कितने के बराबर आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। x आ गया तो 3x प्लस 25 आपको यहाँ पे निकालना है। 3x मतलब 3 इंटू 20 आपको करना है। 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 25 अगर आप यहाँ पे जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 85 आएगा, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली दो ट्रांसवर्सल एंगल इस तरीके से दे रखे हैं। तो यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल, वो भी इंटीरियर एंगल जो सेम साइड ट्रांसवर्सल के, यानी कि ये वाले आपको दे रखे हैं। यहाँ पे ये लाइन बोल रखी है कि इंटीरियर एंगल है, यानी कि अंदर की साइड बन रहे हैं, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितने कितने हैं, ये आपका कितना है, ये आपका है 2x प्लस 15 यहाँ पे दे रखा है, और ये वाला कितना है, ये वाला है 3x माइनस 20। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, जो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं, जो इंटीरियर एंगल हो वो भी सेम साइड ट्रांसवर्सल के, इन दोनों का सम होता है 180। अगर इन दोनों का सम 180 होता है तो अगर मैं यहाँ पे 2x और 3x को जोड़ूंगी तो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी, -20 और +15 को जोड़ूंगी तो प्लस माइनस माइनस, और माइनस हो क्या आएगा, -5। ये किसके बराबर है, ये है आपका 180 के बराबर। तो आपको 5x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 185। और x अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे
x आ जाएगा आपका 37। अब x आपका 37 आ गया, आपको क्या निकालना है 4x प्लस 6 आपको निकालना है। 4 इंटू 37 और उसके बाद उसमें +6 अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 154। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। पहले ऑप्शन में बोल रखा है कि द ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स कैन बी डन इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, एडिशन भी किया जाता है, सब्सट्रैक्शन भी किया जाता है, तो ये तो सही है, नॉट ट्रू आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इस एक्सप्रेशन को क्या बोल रखा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भैया, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। और क्योंकि ये हो सकता है और ये उल्टा दे रखा है तो इसी वजह से सेकेंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल जो है इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया और इस ट्राइंगल का नाम मैंने दे दिया A, B और C। यहाँ पे बोल रखा है कि जो D पॉइंट है वो AB पे इस तरीके से यहाँ पे अब आ रहा है, तो D पॉइंट मैंने यहाँ पे बना लिया और ये जो आपका CD है वो आपका इस ट्राइंगल को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है वो भी इक्वल पार्ट में, तो ये इक्वल होंगे। सिंपल सा हम इस तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं। अब आगे क्या बोल रखा है कि एंगल ए कितना है, एंगल ए आपका 50 डिग्री है, तो यहाँ पे मैंने 50 डिग्री लिख दिया। इसके अलावा एंगल बी जो है वो आपका 70 डिग्री है, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि ए डी सी जो है वो कितना होगा, ए डी सी आपको यहाँ पे निकालना है। इसके लिए पहले मैं इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करती हूँ। सिंपल सी बात है कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, ट्राइंगल के तीनों साइड का सम होता है 180, तो इसको मैं सी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, तो 180 यहाँ पे हो जाएगा। सी को आप यहाँ पे छोड़ दीजिए और अगर यहाँ पे निकालते हैं तो 180 में से 120 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 का मतलब ये कितना है, ये आपका 30 है और ये हमारा 30 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है सी डी जो है इसको यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ आप मुझे बताइए कि अगर ये 30 है, ये 50 है और ये वाले ट्राइंगल को अगर हम देखते हैं जो इस तरफ बना हुआ है, ये 50 है और ये 30 है, तो ट्राइंगल के तीनों साइड का सम कितना होता है, अगेन 180। अगर ये 50 है और ये 30 है तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे, 180, और 180 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ जिसमें बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाइज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। अब देखिए पेडागोजी अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली पढ़ें तो यहाँ पे पेडागोजी तो टफ नहीं आई थी। हाँ, मैथमेटिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको लेंदी लग सकते हैं, जैसे मीन मोड मीडियन वाला क्वेश्चन हो गया, कुछ क्वेश्चन आपको लेंदी लग सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला, बट पेडागोजी मुझे नहीं लगता कि टफ लगी होगी, क्योंकि आपने नेगेटिव टैग वर्ड पढ़े हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। बच्चों को हमें लेबल नहीं करना, बच्चों को हमें नामांकित नहीं करना, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि नॉट पूछ रखा है, डायग्नोस करना सही है, इंफॉर्मेशन गैदर करना सही है, मूल्यांकन सही है। फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है, क्योंकि आपको नॉट ढूंढना है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि 1 से लेकर 500 तक के कितने नेचुरल नंबर ऐसे होते हैं जो तीनों से डिवाइड हों। तो यहाँ पे एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगता है, आपको 3, 5 और 7 का यहाँ पे एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7। तो 5 यहाँ पे है और यहाँ पे 7 जो है 7 टाइम जाता है, तो 7 5 से कितना होता है 35, और 35 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 105। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि आपका 105 से पूरा डिवाइड होता है, वो भी आपका 500 के पास। 500 तो 105 से डिवाइड नहीं होगा, पर 499 को अगर आप 105 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। और जो नेचुरल नंबर 1 से लेकर 105 तक के हैं जो कि तीनों से डिवाइड होते हैं वो भी आपके हैं 4। तो हमने एलसीएम लेके उससे कॉमन नंबर को डिवाइड करके देख लिया, तो अगर इससे डिवाइड होता है तो वो आपका तीनों से भी डिवाइड होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन में मैं जरूर कह सकती हूँ कि इस क्वेश्चन में टाइम लगा होगा थोड़ा, क्योंकि आपको मीन निकालने के लिए सभी डेटा को प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं मीन निकालने के लिए सभी डेटा को यहाँ पे प्लस करने लगूँ तो देखिए यहाँ पे अगर हम सबको प्लस करते हैं तो 366 यहाँ पे आ जाएगा
और नंबर कितने हैं, 12, और अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो 30.5 यहाँ पे आएगा। इसके अलावा दूसरा निकालना है रेंज यानी कि परिसर। परिसर होता है सबसे छोटे से सबसे बड़ा माइनस करना, सबसे बड़े से सबसे छोटा। तो 42 में से हम कितना माइनस करेंगे, 42 में से हम 17 को माइनस करेंगे। अगर 42 में से मैं 17 यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। और अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ यानी कि 30.5 में से अगर मैं 25 को माइनस करती हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 आएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, और इसमें अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप वैल्यू पुटिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रैंडमली आप यहाँ पे वैल्यू पिक कर सकते हैं, जैसे कि ए की वैल्यू 2 ले ली, बी के वैल्यू 3 ले ली, और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 ले ली। अब अगर मैं इसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगी तो ए की वैल्यू हमने 2 ली है, बी की वैल्यू 3 ली है, और सी की वैल्यू 4 ली है। और अगर मैं इसे यहाँ पे माइनस करती हूँ तो यहाँ पे माइनस करने पे कितना आएगा, माइनस करने पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 2 ले लिया, इसके अलावा 3 ले लिया, और इसके अलावा मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, इसका स्क्वायर दे रखा है। इसके बाद 2 - 3 - 4, इसका यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, b - a, b है यहाँ पे 3 और यहाँ पे a है यहाँ पे 2। ये मैंने जस्ट वैल्यू पुट की है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करती हूँ तो यहाँ पे आएगा -1, और -1 में से 3 गया, 4 गया, तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। 4 में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका -1 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और नीचे आ जाएगा आपका -1। तो यहाँ पे आएगा आपका 9, उसके बाद -25 डिवाइडेड बाई -1। तो सिंपल सी बात है कि -16 यहाँ पे आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो एक वैल्यू आ रही है, कैसे हमें पता चलेगा। तो आप सारे ऑप्शंस को लगा के देखिए कि कौन सी वैल्यू आपकी सबसे पहले तो नेगेटिव है, नेगेटिव एक ही है। और इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये देखिए, सी की वैल्यू हमने क्या ली थी, सी की वैल्यू ली थी 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आएगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिसमें बोल रखा है x एक ऐसा लीस्ट नंबर है जो कि इसमें ऐड करने पे एक परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। पीछे से हमने पेयर बनाया तो 3 3 × 9, ये तो यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बचा 55, 3 3 कितना होता है, 6 होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6 के साथ पहले मैं 2 2 को मल्टीप्लाई करके देखूंगी, तो 2 2 आ जाएगा 4, और 6 2 आ जाएगा 12। तो ये तो बड़ा नंबर आ गया। और अगर हम इसे 1 बारी में करते हैं तो 1 बारी में यहाँ पे कितना आना चाहिए, 1 बारी में यहाँ पे 61 आना चाहिए। अब 61 और ये जो 55 है, इनके बीच में कितने का गैप है, 6 का गैप है। तो यानी कि अगर हम 6 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि अगर मैं 590 ये 955 में 6 अगर जोड़ देती तो ये यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर होता 31 का। तो हम ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी। और अगर x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो 3x + 2 आपको यहाँ पे निकालना है। तो जरा इसको निकालिए। यहाँ पे 3 6 कितना होता है, 18, 18 + 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है हमें ABCD। तो एक क्वाड्रिलेटरल है, तो जरा हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है और एंगल B और A पे 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री इस तरीके से होगा, एक साइड से इस तरीके से बन रहा होगा, और यहाँ पे ये एंगल A मैं इसको मान रही हूँ और एंगल B इस तरीके से मान रही हूँ। दोनों में 90 डिग्री है, यहाँ पे हमें बोल रखा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका ट्रेपीजियम का क्वेश्चन है। कल नहीं, मैंने एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले 6 तारीख को भी एक क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का डिस्कस किया था, जो मैंने एक सिंप्लीफाइड वीडियो आपकी बनाई थी। मैंने कहा था क्वाड्रिलेटरल बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमें बोल रखा है कि अगर आप इसे AB, इसे मैं C ले लूँ, इसे मैं D ले लूँ, तो AD आपको 40 दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे AB जो है वो आपको कितना दे रखा है, AB हमें यहाँ पे मेंशन नहीं है। इसके अलावा अगर हम BC देखें तो BC आपको 48 दे रखा है और CD आपको 17 दे रखा है। अब ये साइड आपकी निकलेगी कैसे, और इस साइड का यूज़ क्या है, इस साइड का यूज़ हमें
ट्रेपीजियम में यहाँ पे हाइट पता करने में मिलती है। तो इसको निकालने के लिए इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है 120। पैरामीटर होता है सभी साइड का सम। यहाँ पे हम लोगों को पैरामीटर दे रखा है कितना, 120 दे रखा है, और ये जो तीनों साइड है इनका सम कितना है, ये है 105। अगर मैं यहाँ पे 120 में से 105 यहाँ पे माइनस कर दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 15, जो कि ये वाली लेंथ आ जाएगी। अब ये होती है एक ट्रेपीजियम की हाइट, और इसमें आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये 40 और 48 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 88 आ जाएगा। और उसके बाद इसका हाइट कितना है, हाइट आया यहाँ पे 15, यानी कि ये हाइट निकालने के लिए ही आपको पैरामीटर दिया गया था। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 44, और 44 और 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 आ जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। इस पेपर में यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है कि ये एक ट्रेपीजियम है, बट आया यहाँ पे ट्रेपीजियम का ही क्वेश्चन था। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से दे रखा है, और क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है, यहाँ पे बोल रखा है वन साइड अदर देन हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज को छोड़ के एक साइड आपका 30 है, तो इसको मैं 30 मान सकती हूँ, आप इसको भी मान के चलिए। और यहाँ पे हमें ये साइड नहीं दे रखी है, और अब आपको बोल रखा है कि इसका पैरामीटर निकालो, और साथ ही साथ हाइपोटेन्यूज भी नहीं दे रखा है। तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में इसका एरिया दे रखा है। एरिया का फॉर्मूला होता है यहाँ पे हाफ बेस यहाँ पे हमने 30 मान लिया, और हाइट को हम x मान लेते हैं, ये 240 के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और x अगर आप यहाँ पे निकालते हैं तो 240 डिवाइडेड बाई 15 आपको करना पड़ेगा। 15 के टेबल में ये पूरा कट जाएगा, वो भी 16 टाइम्स। तो x आपका कितना आ गया, यहाँ पे 16 आ गया। और एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि जो x का स्क्वायर, इसको x नहीं मान रहे, इसको अब हम मान रहे h का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों साइड के जो स्क्वायर है उसके सम के बराबर होगा। यानी कि कितना, ये जो 16 है उसका स्क्वायर होता है यहाँ पे 256, और अगर हम 30 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा 900 आ जाएगा। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 1156 आएगा। तो इस तरीके से अंडर रूट अभी जैसा परफेक्ट स्क्वायर हमने निकाला था, उसी तरीके से इसका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर आपका किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 का। तो सिंपल सी बात है, ये 16 आ गया, ये 34 आ गया। आपको बस पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर निकालने के लिए 30, 34 और 16, बस इन तीनों को प्लस करिए, और इन तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आंसर जो है 40 आएगा, सॉरी 80 आएगा, जो कि आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि डोमेन ऑफ लर्निंग, ये तो आपका CDP अगर स्ट्रांग होगा तो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। डोमेन ऑफ लर्निंग जो कि एटीट्यूड से यहाँ पे एटीट्यूड वैल्यू को डील करता है। हमारे संज्ञानात्मक पक्ष नहीं होते, वो साइकोमोटर नहीं होते, ये आपके अफेक्टिव डोमेन होते हैं, जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब मिक्स फ्रैक्शन जो होते हैं वो वन ऑफ द लार्जेस्ट होते हैं। अगर बाकियों के कंपैरिजन देखें तो लार्जेस्ट में ये दोनों में से एक आएगा, और आपको इनका पहले तो सम निकालना है। तो स्मॉलेस्ट इनमें क्या है, अगर हम निकालें तो 3/7 6/7 या आपका 3/8 में से एक होगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 48 आएगा, और यहाँ पे 21 आएगा। तो स्मॉलेस्ट तो 3/8 है। हमारे पास ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, इनमें आपको देखना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा आएगा। इसको आपको क्या करना है, सबसे छोटे फ्रैक्शन यानी कि 3/8 से यहाँ पे सम करके देखना है। आप इसे ऐड करके देखिएगा, आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड ऑप्शन में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में ही ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आप 2D शेप और 3D शेप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो उसमें एक ट्रेपीजियम का क्वेश्चन फिक्स आता है और उसमें एक सिलेंडर का क्वेश्चन फिक्स आता है। तो देखिए, ट्रेपीजियम भी डिस्कस कर लिया, सिलेंडर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका जो हाइट है और बेस का जो रेडियस है वो आपको 9 और 6 दे रखा है। तो यहाँ पे आपको बोल रखा है कि अगर इसके रेडियस को हम हाफ कर दें और हाइट को 3 यहाँ पे इंक्रीज कर दें तो आपको बताना है इनका वॉल्यूम कितना होगा। बस आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होना चाहिए था, जो कि होता है आपका यहाँ पे होता है πr²h। ये अगर आपको फॉर्मूला पता था तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को 2 सेक्शन में यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए।
दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो पाई को यूज़ नहीं करना आपको। इसके अलावा रेडियस को फर्स्ट केस में कितना लेने को बोला है, रेडियस को फर्स्ट केस में आपका यहाँ पे 6 लेने को बोला है, तो 6 आप 2 बार लिख देंगे। इसके अलावा हाइट कितने लेने को बोला है, हाइट यहाँ पे 9 लेने को बोला है, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। 6 6 36 होता है और 36 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 324 पाई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं दूसरी साइड यहाँ पे देख रही हूँ, पाई को पाई रहने दीजिए। इस बार रेडियस को हाफ लेने को बोला है। 9 का हाफ कितना होता है यहाँ पे, सॉरी रेडियस को हाफ लेने को बोला है, तो यहाँ पे रेडियस जो है वो आपका है 6। 6 का हाफ कितना होगा, 6 का हाफ होगा यहाँ पे 3, तो 3 आप यहाँ पे 2 बार लेंगे। और यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, जो हाइट है उसको 3 बढ़ा दीजिए। 9 पहले से है, 10 11 12, 12 हमने कर दिया। 3 3 सा कितना होता है, 9 होता है, और 9 12 सा होता है 108 पाई। तो पाई से पाई तो वैसे भी कट जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये आपका न्यू वॉल्यूम है, ये आपका ओल्ड वॉल्यूम है, और न्यू वॉल्यूम जो है वो आपका कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है, आप अगर डिवाइड करेंगे तो 1/3 टाइम्स आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि न्यू वॉल्यूम जो है वो आपका 1/3 है ओरिजिनल वॉल्यूम के। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को एक इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करनी है। एक है अरुण और एक है वरुण। तो मैंने लिख दिया एक साइड अरुण और एक साइड मैंने लिख दिया वरुण। और अरुण की एज यहाँ पे बोल रखा है, अरुण की एज जो है वरुण की एज से यहाँ पे क्या है 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो वरुण अगर 3 है तो ये क्या होगा, x+3 होगा। 8 साल पहले बोल रखा है, 8 साल पहले, तो भैया दोनों की एज में से 8 8 यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यही लॉजिक होता है, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x-5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा x-8। और आगे हम लोगों को बोल रखा है, इसमें एक और लाइन है कि 1/6 ऑफ अरुण एज 5/6 जो है अरुण एज का यहाँ पे वरुण के 3/5 एज से एक्सीड करता है। एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितना, 6 ज़्यादा है। तो इन दोनों का गैप कितना है, 6 ज़्यादा है। तो इस तरीके की इक्वेशन बनी। तो बस इस चीज़ को यहाँ पे आपको मैच करना है कि ये आपका कौन से ऑप्शन में यहाँ सही बैठेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो आई थिंक ये आपको 4th ऑप्शन में दिख रहा है, 5/6, इसके बाद x-5, इसके बाद -3/5। हाँ, ये जो 4th ऑप्शन है इसको सॉल्व नहीं करना था, बस इसमें इक्वेशन बना के आपको रख देनी थी। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को वैन हेले के जो ज्योमेट्रिकल लर्निंग है इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप को आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा। तो यहाँ पे डी सबसे पहले होना चाहिए। तो 2 ऑप्शन आपके इस तरीके से एलिमिनेट हो गए। उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है फाइंडिंग रिलेशनशिप, सीधा वो प्रॉपर्टीज के बीच में रिलेशन यहाँ पे पता नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वो डिफरेंट शेप को क्लासिफाई करेगा। तो बी के बाद क्या, डी के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोगों से एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ पे बोल रखा है 2 साल में जो आपका यहाँ पे कंपाउंड एनुअली अगर हम देखें तो 10% के रेट से चीज़ें यहाँ पे बढ़ रही हैं, और बढ़ने के बाद ये कितना होगी, ये 3200 कुछ हो गई। तो अगर 2 साल में मैं अगर इंटरेस्ट की बात करूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ कि कितना लगा होगा, तो 2 साल की यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे अगर हम 2 साल में देखें तो पहले साल में 10% का इंटरेस्ट लगा होगा, दूसरे साल में भी इस 10% का इंटरेस्ट लगा होगा, और फिर दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। और फिर जैसे कि अगर मान लीजिए एक अमाउंट है, उस पर पहले 10% का इंटरेस्ट लगा, तो दूसरे साल भी 10% का लगेगा, और साथ ही साथ इस 10% का भी 10% लगेगा। अगर मैं 10 का 10% यहाँ पे निकालूं तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे दूसरे साल 11% इंटरेस्ट लगेगा। तो टोटल हम करेंगे तो टोटल कितना आ गया, टोटल 21% इंटरेस्ट उसे देना पड़ रहा है। अगर ये साधारण ब्याज होता है तो कितना होता है, 20% होता है। एक जो एक्स्ट्रा आया वो इस पे इंटरेस्ट लगने की वजह से आया। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 21% इंटरेस्ट जो है वो किसके बराबर है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इतने के बराबर है। तो अगर 21% इंटरेस्ट बढ़ा है, यहाँ पे बोल रखा है 21% के दर से इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा है, तो 121% जो है वो आपको कितना दे रखा है, वो आपको इतना दे रखा है। तो अगर मुझे 121 इतना दे रखा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 100% कितना होगा। 100% निकालने के लिए आपको ये जो नंबर है इसको लिखना पड़ेगा, और 121 आएगा इसमें नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा 100। आपको ये 11 की टेबल से काटना है।
11 के टेबल से अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 11 के टेबल से कुटा के, या 180 से पूरा, अगर 121 से पूरा अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 27। तो ये आ जाएगा आपका 2700 जो है ये आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आपको बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा वो आपको निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अब आपके पास प्रिंसिपल जो था वो आपका आ गया, यानी कि इतना पैसा आपने लिया था जो कि आप 2 साल बाद इतना ये चुका रहे हो। ये है कॉन्सेप्ट, जो साधारण ब्याज का और जो चक्रवर्ती ब्याज है इसका कॉन्सेप्ट यही है। तो 2700 रुपये जो है वो आपका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 2700 है। प्रिंसिपल P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 होता है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। रेट कितना है यहाँ पे 1/2। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 5/2 यहाँ पे आ जाएगा। और टाइम यहाँ पे कितना है, टाइम यहाँ पे वही आपका कितना दे रखा है, इंटरेस्ट ऑफ द सम विद सेम रेट। यहाँ पे सॉरी टाइम ये दे रखा था, और रेट कितना है, रेट आपका है 10। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10% का। तो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। अगर आप इसे यहाँ पे पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो 675 आएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब हमारे साथ 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए हैं जिसको हमें यहाँ पे कवर करना है। यहाँ पे हम लोगों को एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन दे रखा है। ये पैरेललोग्राम है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपका अगस्त के पेपर में भी आया था। अगस्त के पेपर साइड जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का था। इसका जो डायगोनल है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और डायगोनल जो होते हैं जब ये बाइसेक्ट करते हैं तो ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब मैंने आपके साथ 40 क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें यहाँ पे बोला गया है इसको आप ले लो O, और ये हो गया आपका PQRS। इस तरीके से आप ले सकते हो। यहाँ पे बोल रखा है जो आपका OP है वो कितना है, वो है आपका x+7, और यहाँ पे आपका OR कितना है, OR यहाँ पे है 20। तो सिंपल सी बात है, ये जो x+7 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बराबर होते हैं। तो 20 में से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो x कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इसके अलावा हम लोगों को आगे क्या बोल रखा है, आगे ये बोल रखा है कि OQ जो है ये आपका x+y है, और ये जो आपका OS है वो कितना है, वो है 16। अब आपने x+y में x कितना निकाल दिया, 13 निकाल दिया। तो y निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 16 में से 13 को माइनस कर दोगे, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो y कितना आ गया, y आ गया आपका 3, और y अगर 3 आ गया तो आपको क्या निकालना है, 7y+5 यहाँ पे निकालना। 7 और y अगर हम करेंगे, 7 3 से कितना होता है, 21 होता है। 21 में 5 अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि आप लोगों का LCM SCF पे बेस्ड है। LCM है यहाँ पे 360। अब LCM यहाँ पे 360 दे रखा है, और ये जो नंबर है वो कितना दे रखा है, 3x और 7x के रेशियो में दे रखा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x कितना होगा, तो आप कहेंगे x एक ऐसा कॉमन नंबर होगा और जो कि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और ये जो x होता है यही आपका होता है HCF। HCF आपका कॉमन फैक्टर बताता है। तो आपको x यहाँ पे निकालना है, और x निकालने के लिए सबसे पहले ये जो 3 और 7 है ये ऐसे नंबर हैं जो कि आपका अनकॉमन नंबर है। समझिएगा, अगर मैं 3x और 7x को यहाँ पे लिखूँ तो मैं कहूँगी इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे कि x जो है वो कॉमन है, और कॉमन क्या नहीं है, एक 3 और 7 यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 21, और अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, जो कि एक कॉमन नंबर है। तो x जो हो जाएगा, सिंपल सा x आपका हो जाएगा 30, और ये जो 30 है बेसिकली ये क्या है, ये आपका HCF है। हमने यहाँ पे 30 निकाल दिया, और अब आपको जो ये HCF है यहाँ पे कितना आ गया, HCF मैंने कहा ये जो x का फैक्टर होता है यही आपका HCF होता है। और LCM पहले से इस क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 300, यहाँ पे 630 आपका LCM है, और मैंने कहा ये जो x है वही आपका HCF होता है, या आपका 30। तो इन दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 660 आएगा, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। आई होप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन से आप यहाँ पे सेटिस्फाई हुए होंगे। आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।